राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज हम HSSC मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्टर का पेपर लेकर आए थे। 2021 में ये पेपर लिया गया था। इस पेपर में जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 41 क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे हरियाणा जीके के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो 41वां क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का कौन सा जिला अपने पतले गर्दन वाले घड़े के लिए जाना जाता है जिसे सुराही कहा जाता है। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन एनटीए ने जो ग्रुप सी का प्री का पेपर लिया था उसमें पूछा गया था, मेरी शिफ्ट में पेपर में आया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, साथ के साथ कॉपी में नोट करते हुए चला करो, बिल्कुल जो नया सा क्वेश्चन दिखे वो। तो पतले गर्दन वाले घड़े हैं ये कहाँ के फेमस हैं। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र के, गुरुग्राम के, झज्जर के या फिर अम्बाला के। तो पतले गर्दन वाले घड़े कहाँ के फेमस हैं, झज्जर जिले के हैं। अगर हम यहाँ पर झज्जर की बात करें तो 15 जुलाई 1997 को झज्जर जिला बनाया गया था और पहले ये किसका भाग हुआ करता था, ये रोहतक जिले का भाग हुआ करता था। एक बार पेपर में पूछा गया था कि झज्जर जिला किससे अलग करके बनाया गया था, तो रोहतक से अलग करके बनाया गया था। झज्जर जिला रोहतक मंडल के अंदर आता है। सेठ छज्जू ने झज्जर जिले को बसाया था। झज्जर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो याद रखना, हरियाणा का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है, बेरी झज्जर के अंदर लगता है। बेरी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जो हमारे हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, इनका संबंध कहाँ से है, झज्जर बेरी से ही है। बेरी के अंदर और क्या होता है, जो भीमेश्वरी देवी का मेला है वो भी कहाँ पर लगता है, बेरी झज्जर के अंदर लगता है। एक है भीमा देवी और एक है भीमेश्वरी। तो नवरात्रों में भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी में लगता है, भीमा देवी का पंचकुला के अंदर लगता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा तीसरा सैनिक स्कूल होगा हरियाणा का वो कहाँ पर खुलेगा, मातानेल झज्जर के अंदर। जो सैनिक स्कूल है पहला कहाँ पर खुला था, 1961 कुंजपुरा करनाल के अंदर, दूसरा रेवाड़ी के अंदर और तीसरा मातानेल झज्जर के अंदर। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। और झज्जर से क्या क्या पूछे जाते हैं। जो भिंडावास कप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है, झज्जर के अंदर है। जो भिंडावास है हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, पेपर में बहुत बार पूछा जा लिया। प्रीवियस क्वेश्चन ये करवा रही है, इनमें भी 2-3 बार आ लिया ये क्वेश्चन कि हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है। तो भिंडावास हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। जो रामसर साइट है उसमें हरियाणा की 2 शामिल हैं, एक तो भिंडावास और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम के अंदर है। तो ये याद रखना। सजावटी मछलियों के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ पर खोला गया है, झज्जर के अंदर ही खोला गया है। हरियाणा में जो एम्स है बाड़सा झज्जर के अंदर, कैंसर का सबसे बड़ा जो अस्पताल है वो कहाँ पर खोला गया है, बाड़सा झज्जर के अंदर खोला गया है। तो सारे पॉइंट यहाँ से झज्जर के बारे में याद रखने हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्बाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया था। तो जो अम्बाला छावनी है ये कब बनाई गई थी, ऑप्शन दे रखे हैं 1711, 1956, 1843। तो अम्बाला छावनी है ये कब बनाई गई थी, 1843 में बनाई गई थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अम्बाला की बात करें तो आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, अम्बाला। लेकिन आम मेला कहाँ पर लगता है, पिंजौर पंचकुला के अंदर लगता है। जो अम्बा राजपूत है इन्होंने अम्बाला को बसाया था। जो अम्बाला है का बस स्टैंड है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। जो सुषमा स्वराज है उसका संबंध भी कहाँ से है, अम्बाला में ही उनका जन्म हुआ था। जोराबाई जो कि गजल गायिका है उसका संबंध भी कहाँ से है, अम्बाला से है। जूही चावला का संबंध अम्बाला से है। और जो अम्बाला ये छावनी है ये 1843 में करी गई थी। जो अम्बाला कैंट है सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कहाँ का है, अम्बाला का है। पेपर में पूछा गया था कि सबसे अधिक बरसात हरियाणा में कहाँ पर होती है। जहाँ पर सबसे अधिक बारिश नोट की गई थी वो है छछरौली यमुनानगर के अंदर। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखें तो अम्बाला के अंदर सबसे अधिक बरसात होती है। अगर क्षेत्रफल वाइज देखें तो पंचकुला के अंदर सबसे अधिक बरसात होती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो उत्तर पूर्व में है वहाँ पर सबसे अधिक बरसात होती है। अगर सीधा पॉइंट पूछा जाए तो छछरौली यमुनानगर के अंदर सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। परसेंटेज वाइज अम्बाला के अंदर सबसे अधिक बरसात होती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। अम्बाला को क्या बोला जाता है, मिक्सी सिटी अम्बाला को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष गीता जयंती के त्योहार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो जो गीता जयंती है ये क्यों मनाई जाती है, क्योंकि जो भगवान कृष्ण है उसने अर्जुन को उपदेश कहाँ पर दिया था, कुरुक्षेत्र के अंदर दिया था, ज्योतिषर नामक स्थान पर। तो इसीलिए हम जो गीता का उपदेश दिया गया था तो गीता जयंती बनाते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर ये मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब से मनाना शुरू किया गया था? 2016 से। तो याद रखना, जो राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ था 1989 से, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना कब शुरू किया गया था? 2016 में। और 2024 में गीता जयंती का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? श्रीलंका के अंदर भी हुआ है। और 2023 में कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। और याद रखना, जो कुरुक्षेत्र के अंदर, ये तो सबको पता है गीता जयंती हुई है, लेकिन इसमें भागीदार राज्य कौन सा शामिल हुआ था? असम शामिल हुआ था। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? 2021 में पूछ रखे हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वे कौन है। उस टाइम पर तो थे मनोहर लाल खट्टर, लेकिन अब ये इस्तीफा दे के जा चुके हैं। तो अब हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं वे कौन है? नायब सिंह सैनी, जो कि व्यक्तिगत रूप से 11वें नंबर के मुख्यमंत्री है। याद रखना, मनोहर लाल खट्टर 10वें नंबर के थे, व्यक्तिगत रूप में है ये। नहीं तो जैसे ओम प्रकाश चौटाला है 5 बार रहे थे, इस तरह नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से 11वें नंबर के कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल। यानी कि जो नायब सिंह सैनी है उनको शपथ किसने दिलाई है? जो हमारे 18वें नंबर के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने नायब सिंह सैनी को शपथ दिलाई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? नायब सिंह सैनी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को खालिस्तान प्राकृतिक स्थलाकृतिक मंडलों में बांटा जा सकता है। तो कितने मंडलों में बांटा जा सकता है? 5। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे हरियाणा में मंडल कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे? 6 मंडल हैं। जिले कितने हैं? 22 हैं। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ से याद रखने हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर का कपाल मोचन मेला किस महीने में लगता है? तो ये तो सबको पता है कि कपाल मोचन मेला कहाँ पर लगता है? यमुनानगर के अंदर लगता है, लेकिन किस महीने में लगता है? यानी कि देख लो तुम, प्रीवियस क्वेश्चन हैं ये, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कपाल मोचन मेला किस महीने में लगता है? ऑप्शन है कार्तिक, श्रावण, वैशाख, आषाढ़। तो कपाल मोचन मेला कब लगता है? कार्तिक महीने के अंदर लगता है, यानी कि जिसको हम कातक बोलते हैं। और कातक की अमावस्या को ही क्या लगता है? जो दीपावली है वो मनाई जाती है। तो कपाल मोचन मेला है ये कार्तिक महीने में लगता है। कपाल मोचन गुरुद्वारा भी कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। और यमुना नदी के किनारे होने के कारण जो यमुनानगर है इसका नाम रखा गया था। इसके उपनाम क्या क्या हैं? पेपर सिटी। सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है? यमुनानगर के अंदर होता है। जो गन्ने का वेस्टेज बच जाता है उससे क्या बनाई जाती है? पेपर बनाया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पेपर सिटी बोला जाता है। और एशिया की सबसे पुरानी जो पेपर मिल है वो कौन सी है? बिल्ट पेपर मिल कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। अब गन्ना सबसे ज़्यादा यमुनानगर के अंदर होता है, तो सरस्वती शुगर मिल है ये भी कहाँ पर होगी? यमुनानगर के अंदर होगी। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर क्या पाया जाता है? साल के वृक्ष पाए जाते हैं। पेपर में पूछा गया था कि साल पेड़ एक है, तो कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वृक्ष हैं जो साल के पेड़ हैं वे। और यमुनानगर के अंदर क्या है? ताजेवाला बैराज, उसी का नाम क्या है? अथीनी कुंड बैराज, जिसे मछुआरों का स्वर्ग बोला जाता है। और वहीं से हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है वो निकाली गई है, पश्चिमी यमुना नहर। तो सारे के सारे ये पॉइंट्स यहाँ से याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कार्तिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में एक अर्ध न्यायिक संस्था है? तो कौन सी एक अर्ध न्यायिक संस्था है ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, कुटुंब न्यायालय, पर्यावरण न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण या फिर राजस्व न्यायालय। तो एक अर्ध न्यायिक संस्था कौन सा है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण। जो भी नया क्वेश्चन दिखाई देवा है उसने कॉपी में नोट जरूर किया करो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या है? एक अर्ध न्यायिक संस्था है। अगर हम यहाँ पर पर्यावरण न्यायालय की बात करें तो हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद के अंदर। याद रखना, पेपर में पूछे जा चुके हैं कि जो पर्यावरण न्यायालय ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, चेतांग नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो चेतांग नदी है ये कहाँ से निकलती है ये पूछ रखा है। अरावली की पहाड़ियों से, मेवात की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से या नीम का थाना स्थान से। तो चेतांग नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और अक्सर HSSC के पेपर में ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो याद रखना, शिवालिक की पहाड़ियों से जो भी नदियाँ निकलती हैं उनके नाम जरूर याद रखने हैं। जैसे मारकंडा नदी है वो भी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा का पुराना नाम क्या है? अरुणा। घग्गर नदी है ये भी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के
डागसे की पहाड़ियाँ, ये डागसे की पहाड़ियाँ शिवालिक की पहाड़ियों का ही पार्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शिवालिक की पहाड़ियों से ही घग्गर नदी निकलती है। टांगरी नदी है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, और मोरनी की पहाड़ियाँ भी किसका पार्ट है? शिवालिक की पहाड़ियों का पार्ट है। चेतांग नदी भी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखनी है कि ये नदियाँ कौन सी कहाँ से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी होगी? मारकंडा, घग्गर, टांगरी और चेतांग नदी, ये सारी कहाँ से होगी? शिवालिक की पहाड़ियों से। अरावली की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ ये तो कहाँ पर है? हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित हैं, जहाँ पर सबसे अधिक बरसात होती है। अरावली की पहाड़ियाँ ये साउथ में है हरियाणा के। और एक बार पेपर में यही पूछा गया था कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ नहीं फैली हुई हैं। तो ऑप्शन क्या क्या थे? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, यानी कि पंजाब के अंदर नहीं है। तो जो अरावली की पहाड़ियाँ ये कहाँ कहाँ पर हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ पर फैली हुई हैं। और हरियाणा के साउथ में है अरावली की पहाड़ियाँ। और अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुलताजपुर गाँव में है डोसी की पहाड़ियाँ। और सबसे कम बरसात हरियाणा में कहाँ पर होती है? अरावली की पहाड़ियों के अंदर ही होती है। और साहिबी नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? अरावली की पहाड़ियों से होता है। मेवात की पहाड़ी या फिर नीम का थाना, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? दोन नदी निकलती है। पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नीम के थाना स्थान से निकलती है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोन नदी नीम के थाना स्थान से निकलती है। तो 49 क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिवालिक की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद की एक साधारण बैठक में कोरम होगा। तो ये पूछ रखा है इसमें कि जिला परिषद है उसकी साधारण बैठक में कोरम क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, कुल सदस्यों का 1/3, सदस्यों की आधी संख्या जो वास्तव में उस समय सेवा कर रहे हैं, कुल सदस्यों का आधा, उपस्थित सदस्यों का 1/3। तो जिला परिषद की जो साधारण बैठक होती है, दो बैठक होती है, एक तो साधारण बैठक और एक विशेष बैठक। तो साधारण बैठक है उसमें कोरम क्या होता है? कुल सदस्यों का 1/3। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर पंचायती राज की बात करें तो सबसे पहले भारत में पंचायती राज कहाँ पर लागू किया गया था? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर लागू किया गया था 1959 में। पेपर में जो जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं सारे बताऊंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो पंचायती राज है ये किसका सपना था? ये महात्मा गांधी का सपना था। जो क्वेश्चन बताऊंगी सारे पेपर में पूछे हुए हैं। पंचायती राज महात्मा गांधी का सपना था। इसको जो पंचायती राज है इसको पूरा करने का काम किसने किया था? महात्मा गांधी के सपने को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि पंचायती राज है इसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। पेपर में पूछा गया था महात्मा गांधी के सपने को किसने पूरा किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नागौर डिस्ट्रिक्ट 1959 में पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था। और पंचायती राज के लिए कौन सा अधिनियम आया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 ये आया था। लेकिन 94 में ये भारत के अंदर 93 में लागू हुआ था, हरियाणा में 94 के अंदर लागू किया गया था। हरियाणा ने 94 में लागू किया था जो पंचायती राज है। 73वां संविधान संशोधन जिसमें क्या है? 29 विषय हैं। और इसके लिए अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची है, 29 विषय हैं। और जो पंचायती राज है इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। वैसे तो पंचायती राज है ये लागू हो गया था नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर, लेकिन जो पंचायती राज जो अधिनियम आया था, संविधान संशोधन जो पंचायती राज के लिए किया गया था 73वां, उसको लागू करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बना था? मध्य प्रदेश बना था। तो कमेंट करके सब ने एक क्वेश्चन बताना है कि हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कमेंट करके सब ने बताना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो हमारा HBSC है, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी, 1969 में। और कहाँ पर की गई थी? चंडीगढ़ के अंदर की गई थी। उसके बाद 1981 में HBSC है इसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया? भिवानी के अंदर कर दिया गया। और अब वर्तमान में ये जो HBSC है ये कहाँ पर है? भिवानी के अंदर ही है। 1981 में इसकी स्थापना भिवानी कर दी गई थी। 1969 में चंडीगढ़ में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो जो ये धारूहेड़ा क्या है? एक औद्योगिक क्षेत्र है। ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली रोहतक, दिल्ली आगरा, दिल्ली अम्बाला, दिल्ली जयपुर। तो जब हम
दिल्ली से जयपुर की साइड जाते हैं तो कौन सा शहर आता है, धारूहेड़ा आता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में खादी उद्योगों को विकसित करने में कौन सी संस्था मदद करती है। तो खादी उद्योग है, इनको विकसित करने के लिए कौन सी संस्था हेल्प करती है, हरियाणा खादी बोर्ड, हरियाणा औद्योगिक बोर्ड, हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, हरियाणा ग्राम विकास बोर्ड। तो खादी उद्योगों को विकसित करने के लिए कौन सी संस्था मदद करती है, हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जिसकी स्थापना कब की गई थी, हरियाणा खादी उद्योग बोर्ड की है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1969 के अंदर की गई थी। लेकिन इसका एक्ट कौन सा है, 1956 का एक्ट है। तो याद रखना, इसकी स्थापना भी पूछी जा चुकी है। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है सर सादीलाल को, छोटू राम को, बंसीलाल को या फिर डॉक्टर स्वरूप सिंह को। तो कौन बने थे सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश, सर सादीलाल। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम अपने हाई कोर्ट की बात करें, सबसे पहले तो याद रखना कि हाई कोर्ट का आर्टिकल कितना है, 214 इसका आर्टिकल है। और जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है, ये चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। और चंडीगढ़ में कब शिफ्ट किया गया था, 1955 में शिफ्ट किया गया था। और जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग बना दिए गए थे तो दोनों का कॉमन हाई कोर्ट रह गया था चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर जो कि बनाया गया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, ये दोनों का कॉमन है ये। उस टाइम पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन थे, मेयर सिंह थे। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। 1919 में सर सादीलाल बनाए गए थे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया उस टाइम पर रामलाल बनाए गए थे। और जब हरियाणा बना था 1966 में, उस टाइम पर कौन थे, मेयर सिंह। और चंडीगढ़ कब शिफ्ट किया गया था, 1955 में। ये सारे के सारे पॉइंट हाई कोर्ट से पूछे जा हैं। आर्टिकल कितना है, 214। अगर हम यहाँ पर छोटू राम की बात करें तो छोटू राम को क्या बोला जाता है, किसानों का मसीहा। इसका वास्तविक नाम क्या है, रिचपाल। दीनबंधु भी किसे कहा जाता है, छोटू राम को। रहबरे आजम भी किसे बोला जाता है, छोटू राम को। एक तो पेपर में पूछा गया था छोटू राम का वास्तविक नाम क्या है, रिचपाल। उपनाम क्या क्या है, दीनबंधु, किसानों का मसीहा, रहबरे आजम किसे बोला जाता है, सर छोटू राम को बोला जाता है। और छोटू राम से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटू राम ने जाट गजट निकाला था 1916 में। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल थे। ये इन्होंने जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इसके विरोध में थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस पार्टी है इसको छोड़ दिया और अलग से फैजल हुसैन के साथ मिलकर अपनी पार्टी बनाई थी, यूनियनिस्ट पार्टी, 1923 में। तो याद रखना ये सारे के सारे पॉइंट छोटू राम से। भाखड़ा डैम के जन्मदाता भी किसे बोला जाता है, छोटू राम को बोला जाता है। और जो रोहतक का सांपला शहर है उसका नाम भी बदल कर क्या कर दिया गया है, सर छोटू राम नगर कर दिया गया है, क्योंकि सांपला के अंदर इनका जन्म हुआ था। और वहीं पर इनकी एक प्रतिमा भी बनाई गई है, 64 फीट ऊंची है, सांपला के अंदर ही है वो। अगर हम यहाँ पर बंसीलाल के बारे में बात करें तो आधुनिक हरियाणा के जन्मदाता, आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसे बोला जाता है, बंसीलाल को बोला जाता है। बंसीलाल के टाइम पर 1970 में हरियाणा के हर एक गाँव में बिजली पहुंचाने का काम किया गया था। और बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी भाषा भी घोषित की थी, कौन सी, तमिल। पेपर में बहुत बार पूछी गई है कि किसने, बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी घोषित की थी, तमिल। लेकिन 2010 में जब हुड्डा सरकार आई उस टाइम पर उसने तमिल को हटाकर पंजाबी कर दिया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सर सादीलाल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का रोहतक चिड़ियाघर किस वर्ष बनाया गया था। तो हरियाणा में चिड़ियाघर हैं 3 जगह पर हैं। एक तो रोहतक के अंदर है, एक भिवानी के अंदर है और एक पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं, जिनमें से सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ का है, रोहतक का चिड़ियाघर है। तो जो रोहतक का चिड़ियाघर है ये कब बनाया गया था, 1987 में बनाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर रोहतक की बात करें तो तिलियार झील कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। गोकर्ण का तालाब कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। लाखन माजरा रोहतक के अंदर है, लाखन माजरा गुरुद्वारा। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पर लगता है, रोहतक के अंदर लगता है। और मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी किसके अंदर है, रोहतक स्थलबोर के अंदर है। MD यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है,
रोहतक के अंदर है, 1976 में बनाई गई थी। और 1976 में क्या बनाया गया था, रोहतक के अंदर सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है, रोहतक में ही है। 3 जगह आकाशवाणी केंद्र है, रोहतक के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर और एक हिसार के अंदर। और एक दूरदर्शन केंद्र है, वो कहाँ पर है, पहले तो हिसार में था, 2002 में उसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन अब 2024 के अंदर उसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि जो हमारा हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है वो कहाँ पर है, वो चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। तो 3 जगह आकाशवाणी केंद्र है, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। और रोहतक में क्या है, लाल मस्जिद कहाँ पर है, रोहतक में, दीनी मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद रोहतक के अंदर। सबसे बड़े कपड़े की मार्केट भी कहाँ पर है, रोहतक के सोरी मार्केट है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ से याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1987। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा। तो जो राजा हर्षवर्धन है, इन्होंने कौन सा नाटक लिखा था, ये पूछ रखा है। तो जो हर्षवर्धन है, इसने 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 नाटक किसके हैं, हर्षवर्धन की हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नागानंद। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो हर्षवर्धन है, इसको 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया गया था और 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, थानेसर, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। और उसका पुराना नाम क्या है, स्थानेश्वर या फिर थूना। यानी कि थानेसर को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद इसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था, कन्नौज के अंदर। तो हर्षवर्धन ने 2 राजधानी बनाई, थानेसर और कन्नौज। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिख रखी हैं, एक तो हर्षचरिता और एक कादम्बरी। तो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि हर्षचरिता किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने लिखी थी, जो कि इसके दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के टाइम पर एक चीनी यात्री आया था, ह्वेनसोंग, 629 ईस्वी में भारत के अंदर आया था। और जो ह्वेनसोंग है, इसने 634 से लेकर 644 तक कहाँ पर रहा था, थानेसर के अंदर रहा था। और एक पुस्तक लिखी थी CU की, उसके अंदर थानेसर का वर्णन किया गया है। तो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि ह्वेनसोंग किसके समय पर आया था, हर्षवर्धन के समय पर आया था। और एक हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के किनारे 634 ईस्वी में युद्ध लड़ा था, जिसमें ये हर्षवर्धन हार जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो सारे के सारे पॉइंट हर्षवर्धन से याद रखने हैं। हरियाणा का प्राचीन इतिहास करवाया था, उसके अंदर हर्षवर्धन के बारे में एक क्लास बना रखी है। सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जो हरियाणा का प्राचीन इतिहास है, थ्योरी की क्लासेज हैं, बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं, तो उनको जाके ज़रूर देख लेना। 22 के 22 ज़िले, हरियाणा का प्राचीन इतिहास और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स रह गए उन सब पर वीडियो बना रखी है। हरियाणा पुलिस का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारी की सारी क्लासेज लगा लेना। अगला क्वेश्चन है, योगेश्वर दत्त किस खेल से जुड़े हुए हैं। इससे पहले वाला जो एक पेपर करवाया था उसमें पूछ रखा था कि क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो प्रीवियस क्वेश्चन जरूर करने चाहिए और कॉपी में नोट जरूर कराया करो। तो योगेश्वर दत्त है, इसका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, जींद के अंदर हुआ था। अगर हम यहाँ से कुश्ती की बात करें तो साक्षी मलिक को जरूर याद रखना। कुश्ती के अंदर पहला पदक दिलाने का काम किसने किया था, साक्षी मलिक ने किया था, जिसका जन्म कहाँ पर हुआ था, मोखरा, रोहतक के अंदर हुआ था। तो साक्षी मलिक ने 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर कांस्य पदक जीता था। तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई थी। तो लाडली जो ये योजना ये कब शुरू की गई थी, 1 जनवरी 2006 को की गई थी। तो योजनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक योजना पेपर में जरूर पूछी जाया करे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू की गई थी, 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात 2011 के अनुसार सबसे कम था। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का था, केरल का था। और सबसे कम कहाँ का था, हरियाणा का था, 879 था। इसीलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने पानीपत से कौन सी योजना शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 को। और इसी दिन सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरू की गई थी। तो जो ये योजनाएं हैं ये जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, FSI 2019 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है। तो ये तो 2019 की रिपोर्ट है, लेकिन 2021 की भी नई रिपोर्ट आ चुकी है, मैं उसके अनुसार ये क्वेश्चंस बताऊंगी। जो रिपोर्ट आई है नई, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा वन तो कहाँ पर है, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें या फिर हम एरिया वाइज देखें,
तो परसेंटेज में भी, एरिया में भी सबसे ज़्यादा वन तो कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। सेकंड नंबर पर कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा हो गए पंचकुला में। अगर हम कम देखें तो सबसे कम कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। और प्रतिशत वाइज देखेंगे तो फतेहाबाद के अंदर सबसे कम है। एरिया वाइज सबसे कम कहाँ पर है? पलवल के अंदर है, जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बता रही हूँ। और परसेंटेज वाइज सबसे कम कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा पंचकुला, उसके बाद यमुनानगर। अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाए, प्रतिशत के अनुसार पूछा जाए तो फतेहाबाद में सबसे कम है। क्षेत्रफल में पूछा जाए तो पलवल में सबसे कम है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो वनों की सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? कैथल जिले के अंदर हुई है। और वनों की सबसे ज़्यादा कटाई कहाँ पर दर्ज की गई है? गुरुग्राम के अंदर की गई है। नई रिपोर्ट के अनुसार बताए हैं। जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मैंने वनों पर वीडियो बना रखी है, बिल्कुल 5 मिनट की वीडियो है, और सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ तक कवर हो जाएंगे। तो उस वीडियो ने भी जाके जरूर देखना। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत भारत की पहली एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार के लिए शुरू की गई थी? तो जो पहली एयर टैक्सी है ये 14 जनवरी 2022 को शुरू की गई थी। चंडीगढ़ से हिसार चली थी ये एयर टैक्सी। और किस योजना के तहत चलाई गई थी? उड़ान। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा संस्कृति का प्रथम उत्खनित स्थल कौन सा है? तो आगरा संस्कृति का पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? ऑप्शन है कुनाल, बीडाना, मिताथल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कुनाल। कुनाल क्या है? आगरा संस्कृति का पहला स्थान है और ये कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद के अंदर स्थित है। मिताथल कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, विश्वास का फल के लेखक कौन है? तो विश्वास का फल लेखक है, इसके कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, नानक चंद शर्मा, चांदनी हुड्डा, डॉक्टर बलदेव सिंह या फिर माधव प्रसाद मिश्रा। तो विश्वास का फल के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्रा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और ये माधव प्रसाद मिश्रा ये कहाँ से संबंधित है? ये भिवानी से संबंधित है। और एक है तुलसीदास, वे भी कहाँ से हैं? भिवानी से। माधव प्रसाद मिश्रा ये भी कहाँ से हैं? भिवानी से। और लड़की की बहादुरी पहला नाटक है जो ये कौन सा था? माधव प्रसाद मिश्रा का था, एक लड़की की बहादुरी। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ये तो इंडिया जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ये तो सबको पता है, क्या है? आम। और आम का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है मैग्नीफेरा इंडिका। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी को हैप्पी होली।